जोहार नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे छोटा नागपुर अपडेट। और हमारे बीच में अभी मौजूद है संदीप तिग्गा। तो हम दादा से पूछना चाहेंगे कि ये जो नया सीएम बने हैं चंपई सोरेन, उस पर दादा का क्या विचार है। नए मुख्यमंत्री को बधाई, चंपई सोरेन जी को बधाई। और झारखंड बहुत उम्मीद के साथ में उनको एक आशा के दृष्टिकोण से देखती है। लेकिन जिस तरह से झारखंड की स्थिति है, अभी आप तो खुद देख रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण के लिए ये खुद हमारे वो संगठन जान रही है इस चीज़ को कि जेएमएम में परिवारवाद, खुद हेमंत सोरेन के भाई भौजाई खुद नाराज हैं और कांग्रेस के भी कुछ भले समर्थन दे दिया गया और सरकार बन भी गया। लेकिन आज जिस तरह से न्यूज़ में हम पा रहे हैं कि फलान विधायक नाराज है मंत्रिमंडल में, उनको जगह चाहिए। मैं अपना व्यक्तिगत एक राय और अपना एक व्यक्तिगत सोच की दृष्टिकोण से देखता हूं कि विगत कुछ दिन पहले जो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने आपका जो मांझी जी थे उनको जिस तरह से बनाया गया था, उस तरह से मैं इस चीज़ को देखता हूं कि कोई ये भी नाराज ना हो, वो भी नाराज ना हो, एक ऐसा व्यक्ति को बैठा दिया जाए जो करे भी और ना भी करे तो कोई क्वेश्चन ना करेगा, नहीं करेगा क्वेश्चन। इस तरह से मैं जीतन राम मांझी को जिस तरह से बैठाया गया था बिहार में कुछ दिनों के लिए, उसी तरह से मैं देखता हूं। और अगर निर्दोष साबित होते हैं, अभी चूंकि हम नहीं कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन दोषी है, हम नहीं कह सकते हैं कि दोषी है, लेकिन अगर वे दोषी होते हैं तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, और नहीं दोषी होते हैं तो पुनः से मेरा अपना विचार है कि वे खुद फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दादा आपको क्या लगता है, ये जो 1 साल के लिए जो सीएम बने हैं, तो क्या ये झारखंड में कुछ बदलाव लाएंगे, जो कि अभी तक हेमंत सोरेन 4 साल में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो क्या ये 1 साल में कुछ कर पाएंगे? देखिए, ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि 4 साल में जो कुछ नहीं हो पाया, जो कि कुछ हेमंत सोरेन खुद स्वतंत्र थे, खुद पार्टी के कमान थे, खुद लोग रो रहे हैं जिस तरह से आप जिस दिन विश्वास पारित प्रस्ताव पारित करना था, जिस दिन समर्थन जुटाना, तो उस दिन आप देखे होंगे न्यूज़ में कि बहुत सारे विधायक कांग्रेस के रो रहे थे। तो जब वे रह के नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता, अपना व्यक्तिगत मैं सोच बताऊं, मुझे नहीं लगता है कि आपका 1 साल में होगा, क्योंकि ये 2024 आप मान के चलिए ये चुनावी वर्ष है। आपका कुछ न कुछ दिन बाद में आपका लोकसभा होगा, फिर कुछ दिन बचेगा, फिर आपका विधानसभा होगा। इस बीच में अभी मेरा अपना व्यक्तिगत कहें तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास बदलाव होगा। किसी तरह यह सरकार अपनी कार्यकाल पूरी करेगी। तो यहाँ पे जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ दादा, वो रद्द हो चुका है, वो आपको पता है कि रद्द हो चुका है। और इसे मतलब ये 8 साल के बाद ये एग्ज़ाम हुआ, और फिर आने वाला 8 साल बाद होगा या कब होगा वो तो पता नहीं। लेकिन इस पे जो अधिकारी लोग थे, ये पेपर लीक हो गया है, क्वेश्चन पेपर, वो सारे लोगों को पता है। और यहाँ पे कार्यालय के लोगों पे मतलब अधिकारी थे, हाँ, जो अधिकारी थे उन पे केस ना हो करके स्टूडेंट पे केस हुआ है। तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, यहाँ का स्टूडेंट तो ऐसा ही रो रहा है, वो 1 साल तैयारी करता है ये उम्मीद पे कि कल एग्ज़ाम होगा, अगले साल एग्ज़ाम होगा, और बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि 8 साल के बाद में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ। बहुत उत्साहित थे लोग, 6 लाख करीब लोग फॉर्म भरे थे और सीट उसके अनुपात नहीं था। हमको संभवतः एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन 2000 और 3000 के बीच में जो सीट थी, लेकिन 6 लाख लोगों ने एक आशा की दृष्टि को चलो ये ना हो तो इसी पे हम एग्ज़ाम लिख लेते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्यवश कहें, झारखंड की रोना कहें, स्थिति कहें कि जैसे ही जेट 2 भागों में बढ़ता है, 28 जनवरी और 4 फरवरी, लेकिन 2 पाली की एग्ज़ाम होती, तीसरी पाली का एग्ज़ाम होने के बाद में ये पता चलता है कि ये पेपर लीक हो चुका था
और ये पहले ही एग्ज़ाम जो क्वेश्चन था वो लोगों को मिल चुका था। तो संभवतः ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि 4 तारीख का एग्ज़ाम उस पर सेटिंग ना हुआ हो, और बहुत बड़ा खेल भी हुआ अभी पता चलता है। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम कराने के लिए भी जेएसएससी कार्यालय का घेराव करती है, और एग्ज़ाम लीक होती है तो भी दुर्भाग्यपूर्ण और बेबस होकर उसको रद्द कराने के लिए भी वो आंदोलन करती है। और देखिए, ये दुर्भाग्य है कि स्टूडेंट जब आंदोलन करता है रद्द कराने के लिए तो उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है फर्जी, जो नहीं था उनके ऊपर, जैसे सानिया परवीन जी जो हमारे संगठन जेबीकेएसएस में है, उनके ऊपर जो थी भी नहीं उनके ऊपर केस किया जाता है। और आनन फानन में उन लोगों ने ऐसे अनाप शनाप 11-12 धाराएं लगाती है जिनको हम लोग कभी, ये हमको नहीं लगता है कि ये सच्चाई है। और 14-15 लोग ही भर नहीं थे, और लोग भी थे। एजेंसी जांच करें, एजेंसी जो हमारे स्वतंत्र है, जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ऐसे लोग जांच करें। और उन छात्रों के ऊपर जो आरोप लगाया गया, उनके ऊपर केस लगाया गया है, उनको ना दंडित करके, उनको ना आरोप मुक्त करके उन्हें केस से हटाया जाए। और जो एजेंसी इस एग्जाम को ले रही थी, उस एजेंसी और सेटिंग करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करें, तब कहीं जाके हम मानेंगे कि ये सच में झारखंड में हम हैं और स्वतंत्र रूप से कोई प्रतियोगिता परीक्षा और स्वच्छ लिया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारा एग्जाम हुआ है, जो नगर पालिका का हुआ, बहुत सारा एग्जाम हुआ, उसमें भी सेटिंग हुआ। ये तो बात हुआ कि ये लीक हो गया इसीलिए हमारे सामने बहुत सारा ऐसा चीज है कि सामने आया भी नहीं, और लोगों ने ऐसा रह गया कि सभी बाहर के लोग ही सेटिंग करते हैं। मान के चलिए, आप यहाँ के एक आदिवासी चाहे मूलवासी 20-22 लाख रुपए देके अपना एग्जाम चाहे सीट सेट नहीं कर सकता है। जितने भी सेट हुए तो बाहर के लोग थे। और आज अब जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। जितने भी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, मुझे जहाँ तक अपना अनुभव कहता है कि उनका सेटिंग था होगा। ये तो आप हम कहाँ से सेटिंग करा सकते, किसको हम पैसा देंगे जो कि हमारा सेटिंग करा के हमको सीट हमें दे। तो मैं यही इस आपके चैनल के माध्यम से इस झारखंड सरकार के लोगों से और अधिकारियों से और सरकार के मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा, ये अपील करता हूं कि हमारे जो बेगुनाह हमारे जो स्टूडेंट है जिनके ऊपर फर्जी केस किया गया है वो वापस ले, ताकि वे कौन सा गुनाह किए, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा गुनाह किए। अगर वो अपने हक के लिए लड़े, अपने मांगों को लेके आए कि ये गलत हुआ है, तो उस गलत किए गए के लिए अगर विरोध करे हो तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। आपको तो उस एजेंसी वो एजेंसी और वो जो संगठन जो आपका ऑफिस है और जो सेटिंग कराया है, जो इस पेपर लीक करा है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो जी को दूसरे लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही है। क्या ये सच बात है कि धमकी दी जा रही है और वो अपने सुरक्षा के लिए सीएम को पत्र लिखे हैं? तो क्या कहाँ तक ये बात सही है, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। हमें भी सूत्रों से पता चला है, हमारे संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के पास में ये सूचना मिली और उनके पास में ये संदेश किया है कि हमारे, चूँकि देवेंद्र नाथ महतो हमारे संगठन के एक सक्रिय कहें तो एक सिपाही हैं, तो चूँकि किसी की खेल को बिगाड़ देना ये कहीं तक किसी न किसी को, और जिसका खेल बिगाड़ा गया उसको एक बहुत आर्थिक क्षति पहुंचा है। तो इसके बदले की भावना कि किसके चलते ये एग्ज़ाम रद्द हुआ, तो टारगेट में चूँकि देवेंद्र नाथ महतो जी एक लीड कर रहे थे उस आंदोलन को, तो ये जाहिर सी बात है कि वे लोग इनके पीछे धमकी और बेबी महतो हुए हमारे और जितने भी लोग हैं, और उनको अगर आज देवेंद्र नाथ महतो को धमकी दिया जा रहा है तो हो सकता है संगठन में जितने भी आगे शीर्ष पंक्तियों में रहते हैं आंदोलन के लिए उनके पास भी आएगा। तो और मैं मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूँ कि अगर इस झारखंड में झारखंडियों को सुरक्षा दिया जाए, तो एक छात्र ने अपना मांग रखा है, अपना अधिकार, अपने छात्रों का अधिकार के लिए एक लीड किया है, तो उनको मुख्यमंत्री के द्वारा सुरक्षा दिया जाना चाहिए। तो ये जो झारखंड में ईडी का लगातार छापेमारी हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है?
ये देखिए, ये मैं तो समझ नहीं पाता हूँ इस चीज़ को कि जब जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है उन्हीं राज्यों को टारगेट किया जा रहा है। क्या जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में जिनके में बीजेपी की सरकार है, वे स्वच्छ होंगे? और जिस तरह से झारखंड में लगातार ईडी की छापामारी हो रही है, कुछ विगत दिन पहले कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घरों में से पैसा ईडी ने खोल के निकाला, छापा मार के। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी छापा हुआ उनके, और वे ईडी के रडार और उनके गिरफ्त में है। लेकिन मैं ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जो करप्शन की जांच करती है, तो मैं ये चाहूँगा कि वे इन्हें विपक्ष की केवल नेताओं और बड़े नेताओं और चेहरों पे ना जाए, और बीजेपी के भी बहुत बड़े ऐसे झारखंड में नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं जिनके पास अपार संपत्ति है। ईडी जरा उनका भी जांच किया जाए, ताकि ईडी जैसे संस्था, एजेंसी, स्वतंत्र संस्था पे लोगों का और लोकतंत्र का और संविधान का हमेशा विश्वास बना रहे। नहीं तो एक तरह से देखा जाए कि जिसके हाथों में शासन प्रणाली है वो ईडी जैसे संस्थाओं को जो स्वतंत्र होना है वो अपने मुट्ठी पे रखती है। ऐसा लोगों के संदेश वैसे लोगों के ऊपर जाएगा, हमारे भारत और झारखंड के लोगों पे जाएगा कि वो जिसके पास सत्ता है यार उसी का मान के चलिए ईडी सुनता है, और उनके विपक्ष के जो लोग हैं उन्हीं के पास में केवल ईडी छापा मारने जानती है। ये प्रतीत आपको देखते हुए हो रहा है। बहुत सारे ऐसा सांसद हैं, विधायक जो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं जो पैसा, लेकिन उनके पास तो छापा के लिए ईडी जाती नहीं है। तो मेरा तो क्वेश्चन बनता है भाई कि उनके पास भी जाए, क्योंकि एक ईडी एक स्वतंत्र संस्थान है जो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, उनकी जाँच के लिए बनी हुई है। मैं तो अपना यही कहूँगा कि सबके पास में, जब पक्ष हो विपक्ष हो, सबके पास में ईडी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनसे बहुत सारी जानकारी हमें मिली, और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर अपडेट, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए छोटा नागपुर अपडेट। थैंक